फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो हमने अभी जो स्टार्ट करना है वो हमारा है, ठीक है, वर्क। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारा जो सेकंड होगा वो थर्ड जो होगा वो वर्क को कवर करेंगे। इससे पहले हमने हीट को सबसे पहले डिटेल में देखा था, उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी को डिटेल में देखा। ठीक है, अब हम थर्ड वर्क को देखेंगे। जब ये तीनों को हम मतलब इसको जब हम देख लेंगे तो हमारी तीनों जो ये टर्म है ये कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम अपने फर्स्ट लॉ को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब वर्क वर्क क्या है, वर्क के बारे में क्या समझते हैं, व्हाट इज़ वर्क है। वर्क को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। वर्क इज़ बेसिकली, अगर हम वर्क की बात करें तो कौन सा वर्क, हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडाइनमिक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वर्क इज मीन थर्मोडाइनमिक वर्क जो है, मतलब ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। जिस तरह हमने पहले देखा कि यार अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था तो हमने कहा था कि हमारा पॉजिटिव वर्क होगा, मीन हमारा वर्क डन बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम कम होगा तो माइनस वर्क डन, मीन वॉल्यूम कम हो रहा है तो जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, और मतलब बाय द सिस्टम हो रहा है, ऑन दिस सॉरी बाय द इन्वायरमेंट ऑन द सिस्टम हो रहा है। ये बातें हमने देख ली थी ना। सो वही बातें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो हम बेसिकली वर्क मीन थर्मोडाइनमिक वर्क को देखेंगे जो कि बेसिकली प्रेशर एंड वॉल्यूम पे बेसिकली डिपेंडेंट है। ठीक है, सो अगर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है वो पी है और जो हॉरिजॉन्टल है वो वी है। ठीक है, पी वी डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, पी वी डायग्राम। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं क्या बता रही हूँ कि यार ये एक एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा क्या बताता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा हमें वर्क डन बताता है। ये बात तो पता होगी ना, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी। क्योंकि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपको किसके बराबर लग रहा है, देखिए ये पहले इनिशियल था और ये फाइनल है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, देखिए ये इनिशियल था, ये फाइनल वॉल्यूम है। इस तरह से ये क्या है, ये पी है। अब देखिए जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। पहले इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे था, अब फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा वी। ठीक है, और प्रेशर तो सेम है तो सिर्फ पी लिखेंगे। इसका मतलब हमारा जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। क्योंकि हमारा वॉल्यूम चेंज कर रहा है, इनिशियल से फाइनल में जा रहा है, लेकिन हमारा प्रेशर सेम हो रहा है। तो जब भी प्रेशर सेम होगा तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक। बैरिक मतलब प्रेशर, आइसो मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। ठीक है, सो मैंने ये वाली चीज़ आपको समझा दी कि यार जब भी एरिया अंडर द ग्राफ होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि यार पी जो है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, बैरिक वाला। बैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसो मतलब कांस्टेंट, बैरिक मतलब प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट द सिस्टम, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पहले इनिशियल वॉल्यूम था फिर फाइनल वॉल्यूम आ गया, तो मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम जा रहा है और चेंज आ रहा है डेल्टा वी। ठीक है, मतलब जब इनिशियल एक वॉल्यूम है दूसरा फाइनल वॉल्यूम है तो इसका मतलब तो डेल्टा वी हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस में, पीवी ग्राफ में, इसमें वर्क डन किसके बराबर होगा, पी डेल्टा वी के। ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखें, इसमें हमने क्या किया, हमने जो परपेंडिकुलर था वहाँ पे हमने वॉल्यूम रखा और हॉरिजॉन्टल पे हमने प्रेशर रखा। अब क्या हुआ, जब हमने वॉल्यूम को परपेंडिकुलर पे रखा तो इसमें देखें कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें क्या था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट था आइसोबैरिक में, इसमें क्या है आइस। अब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा, इसका मतलब कि ये कॉरिक वाला, कॉरिक मीन वॉल्यूम, आइसो मतलब कांस्टेंट, के आइसोकॉरिक प्रोसेस में कौन सा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा आइसोकॉरिक प्रोसेस में। इसका मतलब ये आइसोकॉरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर पे वॉल्यूम था और हॉरिजॉन्टल पे हमने प्रेशर ड्रॉ किया। अब प्रेशर में देखिए इस तरह से इनिशियल एंड जो है, अब देखिए मेरी बात सुने,
अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टल पे आइसोकोरिक में हमने परपेंडिकुलर पे वॉल्यूम लिया जो कि क्या है थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट है, तो हमने कहा कि यार वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक, अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, खुद सोचे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब जो इनिशियल था वही फाइनल है, मतलब अगर इनिशियल 2 था तो फाइनल भी 2 है, इसका मतलब दोनों में चेंज आया है, चेंज नहीं आया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो जब आप वर्क डन निकालेंगे तो पी डेल्टा वी में जब आप पी की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2, और डेल्टा वी की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसका मतलब आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अब आपको समझ आ गई कि आइसोकोरिक में जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्क डन किस प्रोसेस में 0 होता है तो आपने कहना है आइसोकोरिक। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो किस तरह से वर्क डन 0 हो गए, तो क्या आपने बताया कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज नहीं आ रहा तो चेंज इन वॉल्यूम 0, जब चेंज इन वॉल्यूम 0 तो वर्क डन के फार्मूले में अगर हमने वर्क डन का फार्मूला पता है कि पी डेल्टा वी है, तो जब हम डेल्टा वी में 0 पुट करेंगे तो जो चीज़ भी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वर्क डन क्या होगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि वर्क डन 0 होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। समझ आ गई। तो इस तरह से एरिया अंडर द पीवी ग्राफ आइसोकोरिक में जो वर्क डन है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम 0 है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक है। इस तरह से आइसोबैरिक में हम देखा कि पी डेल्टा वी के बराबर है, ठीक है। सो ये दोनों प्रोसेस आपको समझ आ गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भाई अब आपने जो है ना वर्क निकालना है। अब आपको ये वाले, अगर आपको इस तरह से जो है एक साइक्लिक प्रोसेस में दिया जाए कि एक बॉडी इस तरह से मूव करेगा, मैं इसको थोड़ा सा सही से बना लूँ। देखिए इसको मैं बनाने जा रही हूँ, ये यू है ना, अब ये यहाँ से यू जा रहा है यू, ठीक है। ये क्या है अंदर जो है, ये एक एरिया है, एरिया है जिसे हम डब्ल्यू से शो करेंगे क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, डब्ल्यू होता है, या तो ये तो आपको पता है ना। अब मैं कह रही हूँ कि अब आपने देखा कि यार ये एरिया अंडर द ग्राफ, अब मैम ने बताया साइक्लिक प्रोसेस का, इससे पहले मैंने बताया था तो वो तो इंटरनल एनर्जी का बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 होती है क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है ना। साइक्लिक प्रोसेस में हम देखे थे कि चेंज इंटरनल एनर्जी 0 होती है, सॉरी। अब ये साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं होता, आप ऐसे नहीं सोचिए कि वर्क डन भी 0 होता है, वर्क डन 0 नहीं होता, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक इंजन है जो कि घूम रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि यार साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा, तो अगर 0 होगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी जब आप निकालेंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू तो उसकी एफिशिएंसी भी 0 आएगी। फिर हम उस इंजन को इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं जब वो वर्क काम ही नहीं कर रहा, उसकी एफिशिएंसी 0 है, तो फिर तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना। तो इस तरह से थोड़ा सा सोचें कि वर्क डन 0 नहीं होता, क्योंकि अगर वर्क डन 0 होगा तो एफिशिएंसी 0 हो जाएगी, तो फिर तो इंजन को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी अब अगर मैं आपको ये वाला समझाऊं तो आप इसमें देखें ये एक स्पेयर है, तो स्पेयर का जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो हम उसका एरिया लेते हैं। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, आर मीन रेडियस होता है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, ठीक है, और आर जो है ना उसको आप निकालेंगे किस तरह से, देखिए अब ये प्रेशर परपेंडिकुलर पे है और हॉरिजॉन्टल पे क्या है, वॉल्यूम है। आपने क्या लिया P1 P2, ठीक है। अब यहाँ से P1 से यहाँ तक इसका डायमीटर निकलेगा, इस तरह से वॉल्यूम का इस तरह से निकलेगा, दोनों को डायमीटर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क डन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, इसकी, इस एरिया की, स्पेयर की। तो इस तरह से इसकी निकलेगी। इस तरह से अगर मैं आपको ये वाली दिखाऊं, ठीक है, ये अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आगे जाके हम इस पे काम करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी कि मैंने वर्क की जो है ना क्या मैंने फार्मूला बताया था। जब भी स्पेयर में वर्क डन वो होता है, परफॉर्म होता है, तो आप मुझे उसका फार्मूला बताएं, तो फ़ौरन आपने लिखना है कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम इसका डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आप बस स्पेयर का वर्क डन निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इसका आप मुझे वर्क डन निकाल के दी, तो इसका आप किस तरह से करेंगे कि आपने 1/2 पहले जो P2 होगा ना फाइनल वाला और इनिशियल है, फाइनल वाले से इनिशियल माइनस कर देना है। उस तरह से वॉल्यूम के V2 मतलब फाइनल, VI मतलब इनिशियल, इस तरह से वॉल्यूम भी फाइनल माइनस इनिशियल करना है, प्रेशर भी, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है और इस तरह से आपका इस वाले डायग्राम का एरिया निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये इस तरह से आपने इसको मेमोराइज करना है कि किसके लिए, स्पेयर के लिए क्या होता है और उसके लिए क्या होता है, ट्रेपीजियस के लिए कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम ये जैसे कि अब आपको ये दिख रहा है, अब इसमें आप देखें ये आपका इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर, इस तरह से ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे जो है आपने देखें ये परपेंडिकुलर पे आपने P लिया है सेम। ठीक है, यहाँ पे आपने V लिया है। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि अब इसमें नंबरिंग की हुई है A, B और C। अब ये बॉडी इस तरह से जा रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो देखें ये डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब इसमें देखें कि ए बी के जो नीचे वाला एरिया है ना, उसको अगर आप निकालेंगे तो उसको आप कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे। सबसे पहले तो आपने ये ए बी है, उसके बाद बी सी है और सी ए है, मान ए सी है, तो आपने इस तरह से फॉर्मूला लिख देना है कि वर्क इज इक्वल टू ए बी। सबसे पहले आपने ए बी का निकालना है, उसके बाद फिर आपने इसका निकालना है वर्क बी सी, उसके बाद आपने क्या करना है वर्क सी ए। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे मतलब ए सी लिख ले या सी ए लिखे एक ही बात है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ए बी जो है ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर की तरह है, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने विड्थ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देना है। तो अब आप मुझे बताएं इसकी लेंथ और इसकी विड्थ क्या है। आपने देखा कि यार 10 है और यहाँ पे जो है जब यहाँ पे क्या है 6, मतलब वॉल्यूम पे फाइनल 6 है और इनिशियल 2 है, तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो क्या आएगा 4, तो आपने 4 × 10 कर देना है जो कि 40 आ गया। इस तरह से BC का जब आप करेंगे तो उसमें देखें वो ट्रेपीजियस की फॉर्म में है। ट्रेपीजियस की फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा कि 1/2 पैरेलल साइड को प्लस करेंगे। पैरेलल साइड क्या है 30 + 10, 30 + 10 को आपने जब प्लस किया, ठीक है, और B 30 + B, अब B जो है उसकी परपेंडिकुलर साइड है जो कि क्या है -4, मतलब अब जो BC का होगा ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेस करूं, अब जो BC का होगा ना, अब ये BC यूं चल रहा है, मतलब इसका फाइनल पॉइंट ये वाला होगा, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो इसमें क्या होगा कि 2 - 6 होगा। जब 2 - 6 होगा तो -4 निकलेगा, तो -4 और ये 1/2, जब ये इसको आप करेंगे ना 30 + 10 और ये 1/2, तो ये 2 × 2 2 × 4 हो गया, और ये 40 है 10 नहीं है। ठीक है, तो ये 4 2 × 80, तो -80 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये वाला देखें C to A जब आप देखेंगे वर्क डन, या A to C कह लें। ठीक है, इसमें देखिए वर्क डन क्या होगा, जल्दी से बताएं मुझे। देखिए ये -80 40 आ गए। अब हमें AC वाला करना है, इसको ज़रा मैं हटा दूँ। अब AC वर्क डन AC वाला देखें, AC वाले में क्या होगा, यूं आ रहा है, ये यूं खुद देखें, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा V क्या होगा 0 होगा, और डेल्टा V जब 0 होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा। ठीक है, और हमने देखा था पहले कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है या वॉल्यूम डिक्रीज होता है तभी हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा इसमें, और इसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव होगा जब इंक्रीज होगा वॉल्यूम, इसमें नेगेटिव होगा, मतलब वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है वर्क डन। तो जब चेंज इन वॉल्यूम ही 0 है तो वर्क डन तो 0 होगा ना आइसोकोरिक में, तो इस वजह से जो AC है वो हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब हमने करना है 40 - 80 करेंगे तो -40 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ -80 है ना, बड़ी वैल्यू है, तो जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। ये बातें तो पता है ना कि जब भी बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होती है वही हमारे आंसर में होती है। अब जैसे 40 - 80 है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -80 है तो -40 आएगा आंसर, मतलब जो हमारा आंसर है वो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के पास क्या था माइनस था। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने बचपन में मैथ में पढ़ी होगी, फिर मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो है -40 आया। अब देखें ये पूरा वर्क के फार्मूलाज होते हैं, मतलब शेप पे डिपेंडेंट होता है कि वो किस तरह का शेप है। ट्रेपीजियस के लिए ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, और लेंथ विड्थ आपका ये फार्मूला याद रखना है, स्पेयर के लिए ये वाला याद रखना है। तो ये सब कुछ मैंने फार्मूलाज बताए। ठीक है, सो इसको आपने याद रखना है। और दूसरी, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, मतलब अगर आप मुझसे कोई ट्रिक लेना चाह रहे हैं कि यार मैम अगर कोई एक ट्रिक भी बता दे मुश्किल वक्त में काम आ जाएगी, ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखें, अगर आपको MCQs आ जाए ना,
एमसीक्यू देखिए, अभी हमने ये वाली डायरेक्शन जो देखी थी ये क्या थी, ये एंटी क्लॉकवाइज थी। ये एंटी क्लॉकवाइज थी तो इसका आंसर हमने किस में देखा, -40 में देखा जब हमने ड्राइव किया, यही देखा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यही मैं सवाल आपको दूं लेकिन क्लॉकवाइज करके दूं, जैसे हमारी घड़ी होती है ना, क्लॉकवाइज करके दूं, तो यही आंसर आएगा, लेकिन किस में आएगा, +40 आएगा, मतलब प्लस में आएगा। तो ये डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो आपने याद रखना है कि जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो आंसर पॉजिटिव में आना है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो आंसर नेगेटिव में आना है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई एमसीक्यूज आपको दे दिया है, ठीक है, एरिया से रिलेटेड, और उसमें आपको जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है, डायग्राम जो बना के सामने में मेंशन की है, और उसमें तीनों वैल्यू जो है वो प्लस की है, एक माइनस की है। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि यार एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ नहीं है, तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से एमसीक्यूज को देख लेना है कि यार तीनों प्लस में दी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी है डायग्राम में, मतलब डायग्राम जो दी है ना आपको इस तरह से दी है, इस तरफ से जा रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो आपने देख लेना कि यार ये प्लस वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यही माइनस वाली है, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं अपना टाइम को सेव करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने टाइम को सेव करना है। इस तरह से अगर दूसरा को आपको दिया जाए उसमें आपको इस तरह से, जिस तरह से ये मेंशन भी है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी जाए, ठीक है, और आपको तीन ऑप्शन माइनस में दिए जाए, एक प्लस में दिया जाए, तो आपने भाई ये देख लेना कि यार क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मीन हमारा वर्क डन का आंसर पॉजिटिव आएगा, तो सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपने जज करना है एमसीक्यूज को। लेकिन अगर दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव में होती है और दो माइनस में होती है, फिर आपको सॉल्व करना होगा कि भाई इन दोनों पॉजिटिव में जो है ना, दोनों क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन दोनों वैल्यू में आपको सॉल्व आउट करना होगा कि ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर, बोलिए 40 है, ये 30 है, तब आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर तीनों माइनस हो एक प्लस हो, फिर तो आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, फिर तो आपको जस्ट प्लस वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर दो प्लस हो और दो माइनस हो, ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज डायग्राम दी होगी तो आपको दोनों को सॉल्व करके पता लगाना होगा कि ये वाली है या ये वाली है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम दी होगी, इस तरह से दी होगी, ठीक है, तो फिर आपने सॉल्व करके पता लगाना होगा कि ये वाली है या ये वाली है। तो ये सारी ट्रिक्स मैंने बता दी है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो, मैंने एक सांस में पढ़ाया है आपको। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो अब देखें, हमने वर्क के बारे में भी सारी डिटेल देख ली है, हमने हीट के बारे में, वर्क, हीट, एनर्जी, इन तीनों के बारे में डिटेल देख ली है। इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि तीनों टर्म्स हम देख चुके हैं। तो अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बेसिकली बताता क्या है, तो मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बेसिकली बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बताया था मैंने या नहीं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है हमें, और इसका फार्मूला भी मैंने आपको जब ओवरव्यू दिया था तब मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फार्मूला अभी फिलहाल आप लोग देख लें, आगे जाके आपको ये खुद याद होने वाला है। तो अब आपको याद हो गया या नहीं, आपको याद हो गया ना कि भाई हीट चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये आपने मेमोराइज करना है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये अब आपको पता चल गया कि यार इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है और हीट क्या होती है। अब ये फॉर्मूला भी मैं आपको याद करवा देती हूँ। ठीक है, अब आपको ये तीनों टर्म फार्मूला में जो मौजूद है समझ आ गई, पहले आपको समझ आ रही थी नहीं, तो इस वजह से मैंने पहले इन तीनों टर्म्स को बहुत डिटेल में आपको करवाया, उसके बाद मैंने आपको ये फार्मूला रखा सामने। अब इस फार्मूले को भी रट्टा नहीं लगाना, अब मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक सिस्टम है, इसमें इसको आपने हीट दी, ठीक है, जब आपने इसको हीट दी तो हीट देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्यों, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फार्मूला यहाँ तक आ गया। उसके बाद जब इसके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये सिस्टम क्या होगा, एक्सपेंड होगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा, कहाँ तक, ये एक्सपेंड करके इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, यहाँ पे भी घेर लेगा जगह, तो इसका मतलब इसने वर्क भी कर लिया, तो प्लस वर्क डन, मतलब चेंज इन वर्क डन भी आ गया। तो देखिए ये फार्मूला बन गया या नहीं। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन आपको रट्टा लगाने की जरूरत है या नहीं, मैंने बाकायदा डायग्राम से भी आपको बता दिया कि जब भी किसी सिस्टम को आपने हीट दी, उसकी टेम्परेचर बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ी। ठीक है, तो आपने इस तरह से लिख दिया, और फिर क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो सिस्टम एक्सपेंड हुआ, मीन वर्क डन हुआ। तो इसका मतलब ये फार्मूला बेसिकली आ जाता है आपके पास फाइनल, कि हीट देने से, चेंज इन हीट होने से, इंटरनल एनर्जी में चेंज आने से वर्क डन होता है। तो ये फार्मूला आ गया समझ।
अब इसको आपने रट्टा लगाया नहीं लगाया ना, ये तो आपके फिंगर टिप्स में आ गया। जिस तरह से इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करने के बाद मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये याद करवा दिया। अब आप ये कभी भी रट्टा नहीं लगाएंगे, कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब हम एक MCQs रखते हैं, जो कि मैंने आपको जब मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको MCQs करवाऊंगी। तो ये एक MCQs मैं करवा रही हूँ, बाकी आप लोग पास पेपर से देखिएगा, ठीक है। पास पेपर में इस तरह के आए हुए हैं, आप लोगों ने वो सॉल्व आउट करने, आपका होमवर्क ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले ये समझ लें कि जूल किसका यूनिट होता है, बताया मुझे जल्दी से। हीट का यूनिट होता है ना, लास्ट टाइम ने देखा था वीडियो में। तो जो जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख ले कि हीट का यूनिट क्या है, जूल। तो अब ये कह रहे हैं 500 जूल। 500 जूल मतलब हीट की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं ना। अब ये तो हमें समझ आ गया, यूनिट से हमने अंदाजा लगा लिया कि यार जूल है, तो इसका मतलब 500 जूल हमारी हीट एनर्जी की बात हो रही है। अब देखें आगे, ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यहाँ पे कह रहे हैं गिवन टू द सिस्टम। अब देखिए आ गया ना वो जो मैं कह रही थी कि MCQs में इस तरह से पूछा जाता है, आ गई ना वो बात या नहीं। तो जो मैं कहती हूँ वो सही होता है। तो अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले समझ आया कि यार ये हीट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखा हमने कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यहाँ पे मेंशन भी है हीट, ठीक है। गिवन टू द सिस्टम मतलब सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो इसका मतलब सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए, जल्दी बताए। पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अगर लिखा होता ना कि हीट इज रिजेक्ट टू द सिस्टम, मतलब हीट जो है सिस्टम से निकल रही है, तब नेगेटिव आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि इसको याद कर लेना, आते हैं MCQs में, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड सिस्टम परफॉर्म 350 जूल ऑफ वर्क। अब देखिए वर्क का यूनिट भी जूल है, ठीक है। लेकिन देखिए उसने आगे लिखा है 350 जूल ऑफ वर्क, मतलब काम हो रहा है, सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। कौन परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी सिस्टम मतलब बाय द सिस्टम, देखिए यहाँ पे लिखा है सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, मतलब बाय द सिस्टम काम हो रहा है ऑन द इन्वायरमेंट पे। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि जब भी सिस्टम बाय द सिस्टम इन्वायरमेंट पे काम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब सिस्टम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब वर्क डन किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ये बात मैंने बताई थी ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि परफॉर्म वर्क, परफॉर्म सिस्टम परफॉर्म वर्क, मतलब सिस्टम अगर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। सिस्टम अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहा है, एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। सिस्टम परफॉर्म वर्क लिख लो, सिस्टम परफॉर्म मीन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इसमें प्लस वर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसे वर्डिंग से, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यार जूल हीट भी हमारे पास प्लस में है, वर्क भी हमारे पास प्लस में है, तो ये चीज़ें दोनों प्लस में। अब आपने फार्मूला देखना है। अब फार्मूला जो है, फार्मूला आपको याद है कि यार फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही लगेगा, क्योंकि ये लोग क्या पूछ रहे हैं, चेंज इंटरनल एनर्जी। चेंज इंटरनल एनर्जी हमें मालूम करनी है, और ये दोनों चीज़ें तो हमें पता है। वर्क डन भी दी हुई है जो कि कितना है, +35 +350, और हीट कितनी दी है, 500। अब हमें निकालनी इंटरनल एनर्जी है, तो फार्मूले को अरेंज करो। किस तरह से अरेंज करेगा फार्मूले को, देखेंगे डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे प्लस में है ना, इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, आ गया माइनस में। अब आपने क्या किया, 500 को -350 किया, तो आपका आंसर क्या आया, 150 जूल में ही आएगा आंसर, क्योंकि चेंज इन एनर्जी जूल में होती है, यूनिट जूल है ना। तो देखिए 350 150 आपका आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूले को आपने अरेंज किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाली 150 जूल। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे साथ में फाइनल एनर्जी भी पूछे तो आप क्या करेंगे, बताएं, आप क्या करेंगे तब? अगर वो आपसे क्या पूछते, फाइनल एनर्जी पूछते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्या ही करेंगे भाई, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने निकाल ली ना, और साथ में उन्होंने आपको इनिशियल इंटरनल एनर्जी दी है। तो आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये आपको पता है ना। तो अब आपको निकालनी फाइनल है, ये आपको निकालनी है, और आपको दी है ये इनिशियल। तो अब ये माइनस में है ना, इनिशियल इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये किस तरह से बन जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस UF। अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा तब्दील करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस UI, इस तरह से हो गया ना फार्मूला। अब आपने UF कितनी निकाली, 150, और इनिशियल कितनी दी है, 100। तो 150 में से जब आप 100 निकालेंगे तो सॉरी प्लस करना है ना, एक तो घिचपिच इतनी हो गई है। देखें आपकी चेंज इंटरनल एनर्जी ये आई, अब वो उन्होंने इनिशियल दी है, फाइनल पूछ रहे, तो आपको पता है कि यार चेंज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला में पता है कि फाइनल में से इनिशियल माइनस होती है, और आपसे पूछ रही है रे, तो अब ये माइनस में है इनिशियल, तो इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगी,
प्लस हो जाएगी, तो चेंज इन एनर्जी प्लस यू आई, ठीक है, प्लस यू आई। अब चेंज इन एनर्जी आपने 150 निकाली थी, प्लस करके इनिशियल क्या आई, इनिशियल क्या दी थी इन्होंने 100, तो दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया 250 जूल। तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी आपकी कितनी आई 250 जूल, ठीक है। तो इसमें क्या मुश्किल है बताएं, 250 जूल आपकी फाइनल एनर्जी आ गई। तो इस तरह से वो आपको या तो इंटरनल एनर्जी पूछ सकते हैं या वो आपसे फाइनल एनर्जी भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि पास पेपर में जो इससे रिलेटेड इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज आए वो आपने सॉल्व करने हैं। या अगर पास पेपर आपके पास नहीं है चैप्टर वाइज तो आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखें, कोई भी आपके पास बुक है उसमें आप इस तरह से एमसीक्यूज सॉल्व करें, ठीक है। और मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि गिवन टू द सिस्टम है तो प्लस होगा, सिस्टम परफॉर्म वर्क कर रहा है मतलब बाय द सिस्टम हो रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बता दी है, पहले भी ये बता दी थी, तो आपने ये सब चीज़ें जो है याद रखनी है, इसीलिए याद करवाई थी मुश्किल वक्त के लिए कि जैसे अभी आपको काम आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है ना इसकी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। ये चीज़ें तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो, कुछ भी समझना है तो पूछ लीजिएगा। देखिए फार्मूला आपको किस तरह से फिंगर टिप पे याद हुआ, और ये न्यूमेरिकल ये जो एमसीक्यूज है ये आपको कितनी देर लगे, ये तो मैं समझा रही थी तो आपको टाइम लगा, और आपने बस जल्दी से देखना है कि इट्स गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, प्लस में आएगा, परफॉर्म सिस्टम प्लस में आएगा। बस ये फार्मूला लगा के अरेंज करके आपने चेंज इन एनर्जी निकाल ली। उसके बाद आपको अगर फाइनल एनर्जी भी पूछी है तो इनिशियल दी होगी, बस उसमें आपने फाइनल माइनस इनिशियल करके फार्मूले के अरेंज करके आपने फाइनल भी निकाल ली। इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और ये सारे प्रोसेस देखेंगे बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ तक हम अपना रखते हैं, और आपको होमवर्क मैंने यही दिया है, कुछ मेमोराइज करने के लिए चीज़ें दी है वो आपने मेमोराइज करनी है और डेली रिवाइज करनी है, ठीक है। और कुछ मैंने यहाँ पे आपसे कहा है कि इसको जो है आप प्रैक्टिस करना, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करना, उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज से इसी से रिलेटेड जो है आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जो भी मैं टॉपिक करवाया करूँ डेली, उससे डेली आपने एमसीक्यू उसी से रिलेटेड सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये बार मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है जो एप्लीकेशन है ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या है, ये एप्लीकेशंस है, और ये एप्लीकेशन हम क्या करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कल जो है मैं आपका ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। और हमने यही सोचा है कि जो संडे टू संडे टेस्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फिजिक्स को साथ लेके चलेंगे, बायो को फिलहाल हम स्किप करेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर वालों के मई तक पेपर हो जाएंगे, जून में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, फिर जून से हम बायो को बहुत तगड़ा लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और जून तक हम बायो में बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगे, उनके साथ करेंगे। तब तक सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी आ जाएंगे क्योंकि अभी उनके फिलहाल पेपर्स हो रहे हैं। तो तब तक हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, इन चारों से एक एक चैप्टर जो है हम वीकली टेस्ट सेशन में रखेंगे। मतलब आपको जो नेक्स्ट संडे टेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएंगे चैप्टर, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इस तरह से फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन वाला और सेकेंड ईयर फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इस तरह से आपके फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो कि कह रहे हैं कि यार फर्स्ट ईयर का सेशन स्टार्ट करें, तो उनके लिए फर्स्ट ईयर वाले टेस्ट वो कर ले, ठीक है। अगर वो सेकेंड ईयर वाले करना चाह रहे तो वो भी कर ले, सेकेंड ईयर वाले अगर सेकेंड ईयर का टेस्ट देना चाह रहे तो वो सेकेंड ईयर का टेस्ट दे दे। मतलब दोनों को मैंने हर्ट नहीं किया, दोनों को मैंने खुश रखा है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को भी मैंने हर्ट होने नहीं दिया, सेकेंड ईयर वाले जो कह रहे थे कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें, फर्स्ट ईयर वाले कह रहे थे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें, तो दोनों को मैंने इक्वली करके अब इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि वीकली टेस्ट सेशन में दोनों हमारे फर्स्ट ईयर का भी कोर्स होगा, सेकेंड ईयर का भी होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। बायो हम इंशाल्लाह जून में करेंगे जब सेकेंड ईयर वाले के पेपर्स हो जाएंगे, और वो हमें तब तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम उनके लिए उनको फिर साथ लेके चलेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, एप्लीकेशन डिस्कस कर लेंगे तब तक, ठीक है। कल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक सांस में बोल रही हूँ, इस वजह से मैं बार बार अटक रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑफ करती हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से आपके लिए दिन रात एक करके वर्किंग करूँ, तो आप लोगों ने शेयरिंग करनी है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपने हक ही अदा नहीं किया मेरा। तो सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें, लाइक करें, ठीक है, और फॉलो करें इंस्ट्रक्शन को। होमवर्क डेली टू डेली करें, डेली टास्क जो मैं देती हूँ वो किया करें, ठीक है। जो भी टॉपिक कवर यहाँ पे करवाती हूँ जाके अपनी टेक्स्ट बुक से रीड आउट करें, तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोविंस से है या नहीं। क्योंकि जो पंजाब वाले और जो बाकी प्रोविंस मुझसे कह रहे हैं कि यार ये हमारे लिए है या नहीं, तो आप लोग सिंपल चेक कर सकते हैं। लेक्चर देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक खोलें, आपको पता चल जाएगा कि भाई पूरा का पूरा वही है जो मैम दीना ने
समझाया है, इसमें इतनी कबाहत वाली क्या बात है? आप लोग थोड़ी वर्किंग तो करें ना। अब सब कुछ तो मैं आपको आपके घर आके तो नहीं, कराची से आपके पंजाब हम तो नहीं आ सकती ना आपको पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे मैं तो कहीं अपने एरिया से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं पंजाब कैसे आऊँगी? ठीक है, सो आपने वर्किंग डेली करनी है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, बाकी अपनी दुआओं में खास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।